मनसे नेता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे इन दिनों चर्चा में है। महाराष्ट्र में ही नहीं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के मामले पर ही नहीं, अयोध्या के दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा है। 5 जून को राज ठाकरे ने घोषणा की है कि वो अयोध्या आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, और इसका विरोध पहले शिवसेना ने किया। पोस्टर लगे कि असली आ रहा है, नकली से सावधान, यानी आदित्य ठाकरे भी आने वाले हैं अयोध्या। तो कहा गया कि असली आदित्य ठाकरे हैं, राज ठाकरे नकली हैं। वो शिवसेना और राज ठाकरे की लड़ाई अब भाजपा और शिवसेना की लड़ाई में बदल रही है। शिवसेना की ओर से मोर्चा संभाला है भाजपा के ही सांसद लोकसभा सदस्य बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा, कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जो राज ठाकरे को अयोध्या आने दे। अब सवाल ये उठता है कि बृजभूषण शरण सिंह हैं कौन? एक सांसद, एक नेता जो अपनी दबंगई के लिए जाने जाते हैं, जो एक समय भाजपा में थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए, फिर भाजपा में लौटकर आए, जिनकी कोई वैचारिक निष्ठा नहीं है, जिनको सनातन धर्म की समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब एक ही को मानते हैं। उत्तर भारत के जितने लोग हैं वो सब राम के वंशज हैं। ये पता नहीं कौन सा इतिहास, पुराण, कौन सा जो है जानकारी वो लेकर आए हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। उनको जवाब दिया है अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह कौन होते हैं रोकने वाले? मैं स्वागत करूंगा राज ठाकरे का। देखिए, ये विरोध और समर्थन का मुद्दा, थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि समझ लीजिए। राज ठाकरे की मनसे ने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमला किया, उनके खिलाफ आक्रमण किया, आंदोलन चलाया। लेकिन बृजभूषण शायद ये भूल गए हैं कि शिवसेना मुख्य रूप से उसकी शुरुआत जो है शिवसेना से हुई। राज ठाकरे की मनसे बनने से पहले से उत्तर भारतीयों के खिलाफ आंदोलन, उनके खिलाफ हिंसा, ये सब शिवसेना ने शुरू किया। वही शिवसेना जिसके प्रमुख हैं आज उद्धव ठाकरे। पिछले 4 साल में 3 बार उद्धव ठाकरे अयोध्या आ चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि उद्धव ठाकरे को आने नहीं देंगे। वो तब भी आए जब मुख्यमंत्री नहीं थे। उसी महाराष्ट्र में जहां 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो गई पुलिस की मौजूदगी में, उसके खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि शिवसेना दरअसल उत्तर भारतीयों के खिलाफ राजनीति करने वाली, आंदोलन चलाने वाली, हिंसा करने वाली पार्टी है। उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब राज ठाकरे और उनकी मनसे उनकी जो पार्टी है वो हमला कर रही थी उत्तर भारतीयों पर, तो वो क्या कर रहे थे उस समय? वो कभी गए मुंबई क्या उनके समर्थन में, उनके बचाव में, उनकी रक्षा के लिए? कब उन्होंने बयान दिया था राज ठाकरे के खिलाफ? आज वो क्यों विरोध कर रहे हैं? उसके कारण कई है। दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, आसपास के 3-4 ज़िले जो हैं और उनका साम्राज्य चलता है, उसके अघोषित राजा हैं वो। वहाँ वही होगा जो वो चाहेंगे। गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, और बृजभूषण शरण सिंह भी है। उनको ये पता नहीं है कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जब वो 1990-91 में आए थे। तब की बीजेपी में और अब की बीजेपी में अंतर हो गया है। सबसे बड़ा और पहला अंतर जो बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को पता होना चाहिए कि यहाँ धमकी देने वालों की धमकी नहीं सुनी जाती है। ये मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और ऐसी धमकी देने वाले, ऐसी दबंगई दिखाने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए ये उनको अच्छी तरह से मालूम है। वो बोलेंगे नहीं, उनको जो करना होगा वही करेंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह, आप देखिए उनकी राजनीतिक यात्रा जो है, उनकी राजनीतिक यात्रा विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल के जरिए शुरू हुई। उन्होंने ही टिकट दिलाया था 1991 में। 2014 में जब वो समाजवादी पार्टी से लौट कर आए, और 2008 में उन्होंने बीजेपी छोड़ा था। बीजेपी के सांसद थे उस समय।
न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर जब जब खरीद फरोख्त चल रही थी, अमर सिंह कांग्रेस की ओर से ये काम कर रहे थे समर्थन जुटाने का, उस समय मनमोहन सिंह ने जो रात्रि भोज दिया था उसमें बृजभूषण शरण सिंह गए थे भाजपा के सांसद होने के बावजूद, और उन्होंने उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और 2009 का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ा। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलते रहते हैं, इतने बड़े नेता हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार चुनाव जीतने का साहस नहीं दिखाते। कभी बलरामपुर, कभी गोंडा, कभी कैसरगंज। अब उनकी नज़र जो है 2014 से ही बल्कि अयोध्या पर है। 2014 में भी जब लोकसभा चुनाव से पहले, उस समय तक अशोक सिंघल जीवित थे, उनके पास गए थे कि अयोध्या से टिकट मिल जाए, नहीं मिला। उसके बाद भी कोशिश करते रहे, 2019 में भी कोशिश करते रहे। इस चुनाव में उनके बेटे को टिकट मिला और बेटा विधायक बना। अब उसको मंत्री बनवाना चाहते हैं। अब किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोकसभा चुनाव में पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो ये जो पूरे परिवार का तंत्र है, उसको स्थापित करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव क्यों डाल रहे हैं? राज ठाकरे कोई भाजपा के नेता नहीं है, लेकिन राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में वो किया है, बीजेपी की इतनी बड़ी मदद की है जो शायद और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि बीजेपी की जो राज्य इकाई है वो भी नहीं कर पाई। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के मुद्दे पर उन्होंने उस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, जिस तरह उद्धव ठाकरे को चुनौती दी और अब भी चुनौती दे रहे हैं, उससे पूरी उद्धव सरकार हिली हुई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार उससे परेशान है, उस चुनौती का सामना नहीं कर पा रही है। और ऐसे में इसका राजनीतिक फ़ायदा महाराष्ट्र में अभी तत्काल स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बीएमसी के चुनाव भी हैं। उसके बाद 2024 में लोकसभा, फिर उसके बाद उसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस सब का फ़ायदा राज ठाकरे ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि ये साबित कर दिया है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के रास्ते से अलग हो गए हैं, भटक गए हैं, या छोड़ दिया है जानबूझकर अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए, अपनी सत्ता की आकांक्षा के लिए उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे दिन रात ये बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ा है। और राज ठाकरे ने एक मुद्दा उठाकर, उसके बाद नवनीत राणा और रवि राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का जो ऐलान किया, उसके बाद आप जिस तरह से रिएक्ट किया उद्धव सरकार ने, उससे भी उस सरकार की कमज़ोरी का पता चलता है, उद्धव ठाकरे की वर्नेबिलिटी का पता चलता है कि कितने असहज हो जाते हैं ऐसे मुद्दे पर। वो काम बीजेपी के लिए राज ठाकरे ने किया है, इसलिए राज ठाकरे के खिलाफ नहीं है इस समय बीजेपी है। बीजेपी नहीं चाहती कि राज ठाकरे का विरोध हो, क्योंकि राज ठाकरे जो मदद कर रहे हैं और कोई नहीं कर पाया। फिर बृजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे का विरोध क्यों कर रहे हैं? अपनी पार्टी के हित के खिलाफ जाकर क्यों कर रहे हैं? दरअसल ऐसे लोग फ्रीलांसर की तरह होते हैं। उनका कोई दीन धर्म होता नहीं है, उनके लिए विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ अपना व्यवसाय, अपना जो काम धंधा है उसी से मतलब है। जहां उसका फ़ायदा हो वहां वो रहेंगे। पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी दबंगई और उनका धंधा दोनों मंदा है, और यही उनकी चिंता है। वो जिस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं, संबोधन करते हैं, उससे उनकी खींच का पता चलता है, उससे उनकी चिढ़ का पता चलता है। वो सोचते हैं कि मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह से बोलकर वो शायद अपने को बड़ा साबित कर सकें। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भूल जाते हैं कि 2014 हो चाहे 2019 हो, चुनाव वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते। 2009 में मुलायम सिंह यादव के नाम पर जीते थे। उससे पहले राम जन्मभूमि मुद्दे के नाम पर और अशोक सिंघल और भाजपा के समर्थन से जीते थे। एक बार अकेले चुनाव लड़कर देख लें, उनको पता चल जाएगा कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। और ये जो उन्होंने चुनौती दी है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। ये राज ठाकरे का विरोध करके उन्होंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। वो अब खुलकर सामने आ गए हैं। शिवसेना
का उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, अयोध्या में कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए अयोध्या में उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था, एक ऐसा फ्रंट चाहिए था जो राज ठाकरे के विरोध को मुद्दा बना सके। उसके लिए शिवसेना ने चुना बृजभूषण शरण सिंह को। मुझे मालूम नहीं है कि उद्धव ठाकरे और बृजभूषण शरण सिंह की कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जो बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं वो हूबहू वैसी ही बात है जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना बोलना चाहती है या बोलती है। देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, उन्होंने कहा भगवान राम के यहाँ किसी को जाने से कोई कैसे रोक सकता है। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि क्या बृजभूषण शरण सिंह से बात करेंगे आप? उन्होंने कहा मुझे कोई गरज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह को शायद ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस उनको फ़ोन करेंगे और मनाने की कोशिश करेंगे। उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनके बयान पर कोई ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उनको रोकना तो दूर, उनसे कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। और 5 जून को जब राज ठाकरे आएंगे अयोध्या तो बृजभूषण शरण सिंह को पता चल जाएगा कि उस इलाके में उनका जनाधार क्या है, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। उन्होंने ये जो बयान दिया है उसके बाद उनको शायद उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 2024 में उनको लोकसभा का टिकट बीजेपी से मिलेगा। या तो उनकी बात किसी पार्टी से हो चुकी है, वो लड़ने के लिए किसी और पार्टी के साथ जाने को तैयार है, या फिर पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था पर जिस तरह से नकेल कसी है, दबंगों और माफिया के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है, गैंगस्टर्स के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है, उसके बाद उनके धंधे पर जो असर पड़ा है उससे बौखलाए हुए हैं। उनको अच्छे बुरे, जो शुभ अशुभ, इसकी समझ नहीं आ रही है। ये बयान कोई भी समझदार भाजपा नेता का हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बृजभूषण शरण सिंह या तो बौखलाहट में इतने विचलित हो चुके हैं कि उनको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उन्होंने भाजपा छोड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि वो उनकी जो योजना है कि बेटे को टिकट मिल गया तो मंत्री भी बने, पत्नी भी सांसद बन जाए, वो भी सांसद बन जाए, वो भी केंद्र में मंत्री बन जाए, ये सब होने वाला नहीं है इस पार्टी में। कम से कम जब तक मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ हैं नेतृत्व में, तब तक ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए उनको ये समझ में आ जाना चाहिए था पहले ही। लेकिन 5 जून उनके लिए उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सबक होने जा रहा है। ये बात आप याद रखिएगा, और 5 जून के बाद अगर संभव हुआ तो इस पर एक और कार्यक्रम करेंगे, फिर और बातें बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।